जब हमने स्टार्ट किया 93 में फर्स्ट टाइम हमने ब्रीडिंग करवाई है, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में कोई एक हैचरी थी, उसके अलावा हैचरी का कॉन्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। जब उन्होंने कहा अभी इसका बड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे कहते हैं ज़मीन है अपनी? मैंने कही कोई नहीं। पैसे हैं? मैंने कही नहीं। एक नाले की वजह से जाफरी साहब ने कहा कि हमने सिर्फ यही ज़मीन खरीदनी है। क्या वजह? मैंने कहा जी इस नाले को क्या करना है हमने? जी हाँ। उन्होंने कहा भी पानी निकालना है हमने, तो बराबर में हमारी ज़मीन ही कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो सिस्टम है ना, ये हमने खुद बनाया है। बेड में पानी के साथ फुटबॉल लगा हुआ है, जिसमें बेड से पानी उठाना है। और गर्मियों में अनडिजायर्ड गैसेस, अमोनिया होती है तालाब में, H2S होती है, वो बेड में है, ऊपर नहीं है। तो बेड से ये पानी ऊपर आया, जब हवा में स्प्लैश किया, सारी अनडिजायर्ड गैसेस आउट हो गई और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कुछ हवा में अच्छी चीज़ें हैं वो लेके पानी दोबारा नीचे। ये बस हमारे लोग कहते हैं ये मछली गर्म होती है, इसको सर्दियों में खाना चाहिए। मछली गर्म नहीं है, हम मसाले लगा के उसको गर्म करते हैं। मछली मसालों से गर्म होती है, वैसे वो गर्म नहीं है। पाकिस्तान में ट्रेंड यही है कि सर्दियों में फिश खानी है। पूरी दुनिया में सारा साल खाई जाती है, मौसम को नहीं देखा जाता। पाकिस्तान में सिर्फ ये देखा जाता है सर्दी आई है तो मछली कंज्यूम होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अभी तक वैल्यू एडिशन का इतना रवाज नहीं है। और अब पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट ने सलाइन वाटर के ऊपर श्रिम्प का काम किया, बहुत अच्छी प्रोडक्शन ली है। कराची गया है, कराची से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कराची वाले, लोकल भी उन्होंने सेल किया है। तो अगर वो इकोनॉमिकल हुआ तो आइंदा फ्यूचर जो है वो श्रिम्प फार्मिंग में होगा। अब आप अगर फिश फार्मिंग में कामयाबी चाहते हैं तो आपको इंटेंसिव फार्मिंग में आना पड़ेगा। 1 एकड़ से आमतौर पे यील्ड ली जाती है 1 टन, आमतौर पे 1 से 2 टन। अगर आप इंटेंसिव में जाएंगे तो ये 3 टन, 4 टन, 5 टन हो जाएगी। डॉक्टर साहब बात बड़ी सीधी सी है कि फिश फार्मिंग में इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। कास्ट ऑफ लैंड बहुत बढ़ गई है हर जगह। तो 2 करोड़ 1 एकड़ पे लगा के आपकी इनकम क्या है? साल में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। इसलिए अब ये ज़मीन परचेज करके फिजिबल नहीं है। तो ये तो हम चला रहे हैं, पुराना सेटअप बना हुआ है, हम इंजॉय कर रहे हैं इधर लाइफ को भी और वैल्यू एडिशन करके मछली को भी इंजॉय कर रहे हैं। एक सिलसिला चला हुआ है और 2012 के बाद से तिलैपिया कर रहे हैं, बोनलेस फिले हैं, फिश कबाब हैं। और हमारी वैल्यू एडिशन करने की मजबूरी ये थी कि हमारी लेबर है 2 लाख पर मंथ। सर्दियों में लेबर फारिग है, तो सर्दियों में हम ये एक्टिविटी उनसे करवाते हैं। ये डॉक्टर साहब चकोर जो है ये हमने इधर ही इनको वेट करवाया। कनेक्टिंग डॉट्स में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद।
आज एक नए एपिसोड के साथ हम एक ऐसे फार्म पे हैं जहाँ पे हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं समीउल्लाह खान साहब। उन्होंने एक सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बहुत अच्छा मॉडल मेंटेन किया हुआ है, जिसमें फ़िश फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री है, बायोगैस है, कैश क्रॉप है और साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं। सो आई गेस कि ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को दिखाने का कि किस तरह इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल फार्मिंग की जा सकती है कहीं पे भी। तो बाकी की कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं। आइडिया कहाँ से आया था जी हाँ। कि हमारी फैमिली गेम स्विमिंग है और पानी से मोहब्बत की वजह से इत्तेफाक से जो फर्स्ट जॉब मिली तो पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट में फर्स्ट जॉब मिली, तो इत्तेफाक से वो फिर पानी मिल गया। पानी से मोहब्बत तो पानी मिल गया। सही है। तो वही बैठे ख्याल आता था कि फिश फार्म कैसा होता है, फिश फार्म बनाना चाहिए। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, माफ़त करे उनकी, तो मैं उनसे बैठ के डिस्कशन करता था कि जाफरी साहब ये फार्म कैसा होता है। उन्होंने कहा जी कागज़ पे मुझे उन्होंने बनाना है, ऐसे फिश फार्म होता है। अच्छा मछलियाँ कौन सी डालते हैं, उन्होंने मछलियों को बताना, चाय पीनी, उनसे गपशप लगानी, फिर मैंने आ जाना। फिर कुछ दिनों के बाद जब मुलाकात होनी, चाय पीनी, यही गप लगानी। जब उन्होंने कहा भी इसका बड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे कहते हैं ज़मीन है अपनी। मैंने कही कोई नहीं। पैसे हैं, मैंने कही नहीं। अब ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, तो बात तो ख़त्म हो गई ना। लेकिन वो इतने डेडिकेटेड वर्कर थे, वो इवन देन मेरे से डिस्कशन करते थे इस टॉपिक पे। बिल्कुल सही। तो एक मेरा दोस्त अमेरिका में था, तो वो वापस आया। कॉलेज में हम 4 दोस्त थे। तो एक ड्रीम था हमारा कि यार बड़ी सी जगह हो और हम चारों के घर उधर हों कोनों में, क्या बात, और बीच में बड़ी ग्राउंड हो, ये हो वो हो। क्या बात। ये हमने सारे ख्वाब लाहौरी देखा। इकट्ठे हुए हाँ, थे। अहले कॉलेज सॉरी इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में सही है। 1975 में ये ख्वाब देखा कि ऐसी चीज़ हो। ठीक है। अच्छा दोस्त मेरा अमेरिका से आया, ये 92 की बात है, मैं फिशरी डिपार्टमेंट में था। तो एक हमारे प्रोजेक्ट में मैं उसको लेके गया, तो उसने कहा यार बड़ा खूबसूरत है। तो मैंने कहा पैसे निकालो हम भी बना लेते हैं। तो उसके पास से 3.5 लाख 92 में ठीक है। हम ज़मीन ढूंढने चले जनाब। तो बाबकवाल में ज़मीन थी, मियाँ अज़हर गवर्नर थे उस वक्त। बिल्कुल सही। मियाँ अज़हर साहब उधर बहुत सारी परचेज़ कर रहे थे ज़मीनें, 25,000 30,000 फी एकड़। बिल्कुल सही। तो हमने वहाँ ज़मीन देखी, जाफरी साहब को बताया कि जाफरी साहब ये ज़मीन है। कहते नहीं लेनी। अच्छा। आखिर चलते फिरते हम ये ज़मीन देखी। जब उन्होंने ये ज़मीन देखी तो उन्होंने कहा जी यही लेनी है। बिल्कुल सही। मैंने कहा शाह जी ये तो 1 लाख की 1 एकड़ है, हमारे पास 3.5 लाख है। कहते ज़मीन यही लेनी है। ये 14 एकड़ ज़मीन थी, 14 लाख चाहिए थे। अब मतलब बंदे को सोचना चाहिए कि यार कैसे करना है। हाँ। करना अल्लाह ने है, बेशक। लेकिन कब करना है अल्लाह ने? जब बंदा सोचेगा, नहीं, उस तरफ चलेगा। अब मैंने सोचना शुरू किया यार 14 लाख कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो मुझे याद आया कि सिस्टर लेक्चरार हैं, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो हमारा जीपी फंड जमा होता है। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा सिस्टर का भी जमा हुआ होगा, वो तो काफ़ी सीनियर है अब। तो मैंने सिस्टर को फ़ोन किया कितने पैसे हैं जीपी फंड में? उन्होंने कहा 2 लाख। मैंने कहा जी एप्लीकेशन दे दें, निकलवाएं। क्या करना है? मैंने कहा ज़मीन खरीदनी है, ये लोन है आपका, मैं पे बैक कर दूँगा। 2 लाख उन्होंने दे दिए। भाई सऊदीया में थे, उनके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मेरे पास थे। तो मैंने उनको कहा कि जी आपको जो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है वो मैं आपको दे दिया करूँगा, ये पैसे मुझे दे दें। क्या करना है? मैंने कहा ज़मीन खरीद ली है। उन्होंने कहा ठीक है कैश करवा लो। इस तरह मैं 4 लाख रुपया अरेंज कर दिया मैंने। माशाअल्लाह। अब बाकी कहाँ से आए? अब ये फिक्र। तो एक हेले कॉलेज का ही दोस्त, पुराना दोस्त, फैमिली दोस्त, फ्रेंड था। मुझे पता था कि उसके वालिद साहब लंदन से रिटायर हुए हैं, लंदन बस सर्विस में जॉब करते थे। 6 लाख उनके पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार भाई वो 6 लाख रुपया उधार दे दो। कुछ सही।
जब ज़रूरत होगी आपको वापस मिल जाएगी। बिल्कुल सही। एक प्लॉट इस्लामाबाद में है दोस्त का, वो अमेरिका वाले का, वो 8 लाख का है। तो आप हमको वो वापस कर देंगे पैसे। अब 6 लाख उस ज़माने में और सारी उम्र की उनकी हाँ, कमाई थी। तो आज के 6 करोड़ समझ हाँ, लें। मैंने कहा वालिद साहब से नहीं पूछना यार। अब वो भी अंदर से डर गया यार, वालिद साहब की सारी उम्र की ये ग्रेजुटी है। उसने वालिद साहब से बात कर ली कि इस समय 6 लाख रुपए उधार मांग रहा है, उसने क्या करना है? वो ज़मीन खरीदना चाह रहा है, फिश फार्म बनाना चाह रहा है। तो कहते उधार क्यों यार? उसको बोलो हमें पार्टनर बनाए। उसने कहा हमें पार्टनर बनाओ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह हो यार। इस तरह हमने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए ये ज़मीन खरीदने के लिए। वेरी गुड। यहाँ से फिर आगे स्टार्ट लिया, फिर इधर से ही अर्न करके इधर ही लगाते गए। एक नाले की वजह से जाफरी साहब ने कहा कि हमने सिर्फ यही ज़मीन खरीदनी है। क्या वजह? मैंने कहा जी इस नाले को क्या करना है हमने? जी हाँ। उन्होंने कहा भी पानी निकालना है हमने, तो बराबर में हमारी ज़मीन ही कोई नहीं है। तो अब बराबर वाला हमसा है तो एक कतरा पानी का नहीं डालने देगा जब गंदम लगी होगी। और गंदम के मौसम में हमने तालाब खाली करने हैं, तो कहाँ पानी जाएगा? तो ये विदाउट एनी एनर्जी ग्रेविटेशनल फ्लो से हमारा इस नाले में पानी आ जाता है। हमने तालाब खाली करना है, हम एक पाइप चेंज करेंगे, सुराखों वाला पाइप लगेगा, उससे पानी सारा ड्रेन हो जाएगा। ड्रेनेज आपको नहीं है पहले तो ज़हन वो में फिश पॉन्ड ही नहीं है अगर ड्रेनेज नहीं है आपके पास। क्योंकि सर्दियों में आपने खाली करना है तालाब, अगर ज़मीन अपनी है फिर तो आप वहाँ पानी डाल देंगे, लेकिन वहाँ आप गंदम लगा सकते हैं, गंदम को पानी नहीं चाहिए इतना। बिल्कुल तो सही। इतना पानी कहाँ जाएगा? तो इसलिए कोई ना कोई ड्रेन होनी चाहिए। 4-5 लाख से हमने स्टार्ट किया, उस ज़माने में सस्ता ज़माना था, ट्यूबवेल भी लग गया, थोड़ा सा काम भी शुरू हो गया, फिर ऑन किया लगाया, ऑन किया लगाया। 2012 से पहले सिर्फ हैचरी थी और 2012 के बाद से तिलैपिया कर रहे हैं, बोनलेस फिले हैं, फिश कबाब हैं। और हमारी वैल्यू एडिशन करने की मजबूरी ये थी कि हमारी लेबर है 2 लाख पर मंथ। सर्दियों में लेबर फारिग है, तो सर्दियों में हम ये एक्टिविटी उनसे करवाते हैं। सालों के बाद हम ये जो सफ़ेदे हैं, जी हाँ। यूकलिप्टस, ये जो अच्छे साइज़ के हैं, ये सेल कर देते हैं, नए फिर ग्रो हो जाते हैं। ये भी एक एडिशनल इनकम है। इसके ऊपर शेड चाहिए हमें जो नहीं, फिश शेड नहीं पॉन्ड है? चाहिए, फिश के पॉन्ड के ऊपर शेड नहीं चाहिए, इसीलिए हमने एंड पे लगाए हुए हैं, तालाबों के किनारों पे नहीं लगाए हुए। ओके। इसको सनलाइट चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बात बड़ी सीधी सी है कि फिश फार्मिंग में इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत बढ़ गई है हर जगह और रिटर्न इतनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने जब ये 1 लाख में ख़रीदी थी तो उस वक्त तो बड़ा आसान था। अब हम ख़रीदना चाहें तो 1 एकड़ भी नहीं खरीद सकते। मतलब 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ की बातें हो रही हैं 1 एकड़ की। तो 2 करोड़ 1 एकड़ पे लगा के आपकी इनकम क्या है? साल में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। इसलिए अब ये ज़मीन परचेज करना फिजिबल नहीं है। तो ये तो हम चला रहे हैं, पुराना सेटअप बना हुआ है, हम इंजॉय कर रहे हैं इधर लाइफ को भी और वैल्यू एडिशन करके मछली को भी इंजॉय कर रहे हैं। एक सिलसिला चला हुआ है। जब हमने स्टार्ट किया 93 में, फर्स्ट टाइम हमने ब्रीडिंग करवाई है, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में कोई एक हैचरी थी, उसके अलावा हैचरी का कॉन्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। गवर्नमेंट सेक्टर में हैचरीज थी पूरे पंजाब में। एक हैचरी पहले बनी हुई थी, फिर हमने बनाई और हमारा कंपटीशन तो गवर्नमेंट से नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो कॉस्ट ही नहीं है ना। गवर्नमेंट को तो सैलरीज और तमाम अखराजात जो है गवर्नमेंट ने देने हैं, वो बच्चा सस्ता सेल कर रही है। हमने क्योंकि सारी कॉस्ट इधर से ही निकालनी है, प्रॉफिट भी निकालना है, तो हम फिर बच्चा कंपैरेटिवली महंगा बेचते हैं। लेकिन ब्रूडर्स की अच्छी क्वालिटी की होने की वजह से लोग हमारे पास आते हैं। क्वालिटी अच्छी है, फिर स्पीशीज़ मिक्स नहीं होती है हमारे पास। किसी को रहू चाहिए तो हम रहू देंगे। आम तौर पे लोगों को रहू के नाम पे मोराखी भी दे देंगे, सिल्वर भी दे देंगे। मतलब लोग झूठ भी बोलते हैं इस बिज़नेस में। हम अल्हम्दुलिल्लाह रहू का है तो रहू है। बहुत सारे फार्मर आते हैं कि जी मैंने उससे बच्चा लिया है, तो मेरे तालाब से तो सिर्फ मुराकी का बच्चा निकला, बाकी बच्चा ही नहीं है। तो हैचरी का बिज़नेस था। फिर
हैचरी के बिज़नेस से हमने 2012 में एक अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन ने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट किया था तिलैपिया का। तिलैपिया का जो सीड है वो थाईलैंड से मंगवाया था पाकिस्तान फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने, और सोयाबीन बेस्ड फीड फ्लोटिंग पैलेट अमेरिका से आई थी 2012 में। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट सोयाबीन फीड मिली, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी पूरी पाकिस्तान में। सबसे अच्छी प्रोडक्शन हमारी थी। सिंध में भी था उनका एक यूनिट, पंजाब में एक और जगह पे था, सरहद में भी शायद था। तो प्रोडक्शन हमारी मैक्सिमम हुई। फिर उसके बाद से तिलैपिया शुरू होगी पाकिस्तान में। फिर मुजफ्फरगढ़ में तवक्कल फिश हैचरी, उन्होंने बहुत अच्छी हैचरी बनाई है तिलैपिया की। हम हर साल उन्हीं से बच्चा ले रहे हैं, 2012 से लेके अब तक उन्हीं से ले रहे हैं। तो बस जगह कम है और इसलिए हम उनसे हर साल उन्हीं से बच्चा लेते हैं। बाकी जो है रहू, मोरी, थैला, ग्रास, सिल्वर, बिग हेड, ये हम ब्रीड करवाते हैं और इसी का बच्चा सेल करते हैं। पाकिस्तान में कितनी किस्म की मछलियाँ होंगी जिनकी फार्मिंग हो रही है या होनी चाहिए? फार्मिंग तो ज़्यादा यही हो रही है, ग्रास, सिल्वर, रहू, मोरी, बिग हेड, थैला। लेकिन इसके साथ कुछ लोग सोल भी कर रहे हैं, कुछ लोग संगाड़ी भी कर लेते हैं। और अब पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया 100 एकड़ में मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प का, और वो बहुत कामयाब रहा है। आज हम भी उन्होंने श्रिम्प हमने ख़रीदा, अच्छे साइज़ का श्रिम्प है और 1000 रुपये पर किलो दिया उन्होंने। तो आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ, हम क्यों नहीं कर रहे, हम देखते हैं कि जो सक्सेस हो गई है तब हम करेंगे। वेरी गुड। जब कोई सक्सेस हो जाए तो ठीक है, मतलब सक्सेस के ऊपर कॉस्ट लगती है बड़ी। अब वो जब हमें देंगे सारी पिक्चर कि क्या इकोनॉमिक्स क्या है इसकी, खर्चे कितने हुए हैं, फीड कितने की लगी है, एनर्जी कितने की लगी है और सेल कितने का हुआ है। अगर तो प्रॉफिट होगा तो हम भी इसमें आ जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि फीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तिलैपिया में भी 170 रुपये किलो फीड है। फीड आप अपनी बनवाते हैं या नहीं, हम तो कमर्शियल? हाईटेक फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लोटिंग में? फ्लोटिंग। क्या इसकी एफसीआर क्या डिफरेंस क्या है तिलापिया में और दूसरी लोकल ब्रीड? तिलैपिया के जो एफसीआर इंटरनेशनली इन्होंने लिखा हुआ है 1.25 है, और हमारी लेकिन लोकल आमतौर पे 1.5 kg लग जाती है फीड। कुछ लोग 1 किलो, 1 to 1 भी कहते हैं एफसीआर हमारी आई है। और हमारी अपनी लोकल की कितनी होगी? लोकल में लोग फीड बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर के लोग करते हैं, इसका मुझे डाटा मेरे पास नहीं है। तिलैपिया पे तो फीड के बगैर तिलैपिया ने ग्रो ही नहीं करना। जिसने भी कोशिश की है राइस पॉलिश से या अल्टरनेट चीज़ों से, वो प्रोडक्शन ले ही नहीं सका। हाई प्रोटीन चाहिए, सोयाबीन बेस्ड। हाँ, ये हम 30 CP वाली ले रहे हैं पैलेट। 30 CP वाली तकरीबन 170 रुपये किलो है। बिल्कुल सही।
डॉक्टर साहब ये जो सिस्टम है ना, ये हमने खुद बनाया है। बेड में पानी के साथ फुटबॉल लगा हुआ है जिसमें बेड से पानी उठाना है सिर्फ। और गर्मियों में अनडिजायर्ड गैसेस, अमोनिया होती है तालाब में, H2S होती है, वो बेड में है, ऊपर नहीं है। तो बेड से ये पानी ऊपर आया, जब हवा में स्प्लैश किया, सारी अनडिजायर्ड गैसेस आउट हो गई और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कुछ हवा में अच्छी चीज़ें हैं वो लेके पानी दोबारा नीचे, तालाब का ही पानी उठा के अनडिजायर्ड गैसेस बाहर। और इसकी वजह से हम इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ा लेते हैं। अगर आम लोग 1000 बच्चा डालते हैं, मिसाल है इस एकड़ में, तो हम 3000 डालते हैं। अब इस तालाब में थैले का बच्चा भी है और 3000 तिलैपिया हमने इसमें ग्रो की है। अगर ये सिस्टम ना हो तो वो मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। इसकी वजह से, इसके चलने से एरेशन भी होती है और देखिए वेव एक्शन बन रहा है। वेव एक्शन से भी ऑक्सीजन मिक्स होती है पानी में। कई फायदे हैं। इकोनॉमिकल भी है, इंस्टेड कि आप ऊपर वाला पानी एक दफा निकालें या नीचे वाला ड्रेन करें फिर उसको भरें, उसी पानी को हम उसी पानी को दोबारा हवा में लेके जाते हैं। ज़्यादातर तो रवाज जो वाटर लॉन्ग एरिया थे, जैसे मैंने बताया कादराबाद में, कोई फसल नहीं थी, पानी ही पानी होता था हर तरफ, सीपेज वाटर था नहरों का। और कोई बंदा, क्योंकि फसल कोई नहीं है, 1000 में भी 1 एकड़ लेने के लिए तैयार नहीं होता था उस ज़माने में। फिर फिशरी डिपार्टमेंट से किसी ने मछली का बच्चा लिया और डाला और वो कामयाब हो गया। उसको देखते हुए फिर बाकी लोगों ने भी यही शुरू कर दिया काम। अब सबसे ज़्यादा फार्मिंग वहाँ है। फिर उसके बाद ये सारा हमारा सलाइन एरिया जो था मुजफ्फरगढ़ का, तिलैपिया के लिए सलाइन वाटर अच्छा होता है, वहाँ शुरू होगी फार्मिंग। और जो सेकंड आप कह सकते हैं, बल्कि फर्स्ट जो आप कह सकते हैं कि हब है, वो मुजफ्फरगढ़ है। मुजफ्फरगढ़, कबीर वाला, मोटरवे पे जाते हैं आप तो सारी फिश फार्मिंग आपको नज़र आएगी। मोटरवे की दोनों साइडों पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग शुरू हो गई है। और हमारे एक दोस्त हैं कामरान मकसूद, उन्होंने इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम भी बनाया हुआ है। 16 फुट चौड़ाई है उसकी और गालबन 70 फुट लंबाई है। उसमें सिस्टम लगे हुए हैं। वहाँ वो टनों के हिसाब से मछली ग्रो करती है इस पॉन्ड के अंदर। इस पॉन्ड का लिंक है बड़े पॉन्ड से। इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम इसीलिए कहा जाता है कि ये तालाब के अंदर एक सिस्टम बनाया जाता है। पानी जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, यहाँ से गुजर के जाता रहता है। और मैंने खुद जाके देखा कि टनों के हिसाब से मछली ये 16x70 के टैंक में मौजूद थी। सलाज उसकी रोज़ाना निकाली जाती है डेली बेसिस पे। तो इस तरह फार्मिंग आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ गई है इन दोनों साइड्स पे। हमारा जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ ज़मीनें क्योंकि फर्टाइल है, महंगी हैं, यहाँ फार्मिंग कम है। और अब पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट ने सलाइन वाटर के ऊपर श्रिम्प का काम किया, बहुत अच्छी प्रोडक्शन ली है। कराची गया है, कराची से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कराची वाले, लोकल भी उन्होंने सेल किया है। तो अगर वो इकोनॉमिकल हुआ तो आइंदा फ्यूचर जो है वो श्रिम्प फार्मिंग में होगा। अभी तक उसकी इकोनॉमिक्स का नहीं पता कि कितना खर्च आया फीड पे, सीड पे, सर्वाइवल कितनी है सीड की, बाहर से सीड आया, और एनर्जी का क्या कॉस्ट आई है। ये सब जब पता चलेगा इकोनॉमिक्स का तो फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत जगह, पंजाब में ये श्रिम्प फार्मिंग हो। ज़्यादा सूट करता है सलाइन वाटर, इसीलिए इसको मुजफ्फरगढ़ के एरिया में उन्होंने 100 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट किया। क्या समझते हैं फिश फार्मिंग के मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं? मेजर चैलेंजेस तो यही हैं जी कि ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं, इसलिए अब ये महंगी ज़मीनों पे तो फिजिबल नहीं है कि कोई बंदा ज़मीन ख़रीद के फ़िश फार्मिंग करे। अब आप अगर फ़िश फार्मिंग में
कामयाबी चाहते हैं तो आपको इंटेंसिव फार्मिंग में आना पड़ेगा। 1 एकड़ से आमतौर पे यील्ड ली जाती है 1 टन, आमतौर पे 1 से 2 टन। अगर आप इंटेंसिव में जाएंगे तो ये 3 टन, 4 टन, 5 टन हो जाएगी। इंटरनेशनली कितना लेते हैं, क्या म्यार है? इंटरनेशनली तो ज़्यादा इंटेंसिव कल्चर है ना, पाकिस्तान में इंटेंसिव नहीं है ना। पाकिस्तान में तो इंटेंसिव कल्चर अभी तक रवाज नहीं हुआ। तो जब ये कल्चर आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या है। इंटरनेशनल से तो हम बहुत दूर है ना। इंटरनेशनल में हर चीज़ की इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, बल्कि सुपर इंटेंसिव हो रही है। ये श्रिम्प को मलेशिया में गालबन सुपर इंटेंसिव है कि छोटे से सर्कुलर टैंक में वो टनों के हिसाब से श्रिम्प निकाल रहे हैं उसमें ब्रीड का बहुत बड़ा रोल होगा। नेचुरली। जितना ब्रूड स्टॉक अच्छा होगा, पेरेंट स्टॉक अच्छा होगा, फिर सीड अच्छा होगा। फिर ये जो तलेपिया की हम जब बात करते हैं तो इसका नाम ही गिफ्ट तलेपिया है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड तलेपिया। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो अगर ब्रूड स्टॉक अच्छा है, इम्प्रूव्ड जीन्स के साथ है, फीड का रिजल्ट्स कितना अच्छे हैं। अमल दखल है सर? फीड के बगैर कोई भी चीज़ कामयाब नहीं है। श्रिम्प में जितनी कामयाबी हुई है उसकी मेजर वजह फीड है। और लोकल एक कंपनी ने फीड बनाई है इधर, वो फॉरेन किसी कंपनी के कोलैबोरेशन से, तो वो कामयाब हुए हैं। श्रिम्प पाकिस्तान में पहली दफ़ा अच्छे साइज़ का ग्रो किया गया है। पाकिस्तान में कंज्यूमर लेवल पे क्यों फिश इतनी या एक्वा जो जितने भी हैं वो कामयाब नहीं है? पाकिस्तान में ट्रेंड यही है कि सर्दियों में फिश खानी है। पूरी दुनिया में सारा साल खाई जाती है, मौसम को नहीं देखा जाता। पाकिस्तान में सिर्फ ये देखा जाता है सर्दी आई है तो मछली कंज्यूम हो रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अभी तक वैल्यू एडिशन का इतना रवाज नहीं है। 1-2 प्रोसेसिंग यूनिट लगे थे पाकिस्तान में। तवक्कल फिश हैचरी है फरगढ़ में, उन्होंने लगाया था, अच्छा प्रोसेसिंग प्लांट था, लेकिन पिछले साल शायद वो काम नहीं किया, बंद रहा है। इसी तरह वकास साहब है, उन्होंने सरगोदे में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था। इस वक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उनका प्लांट भी सुना है बहुत अच्छा प्रोसेसिंग प्लांट है। पाकिस्तान में मछली अभी तक सीजनल जाती है, सारा साल वो बंद रहना प्रोसेसिंग प्लांट, सीजन में उसने शुरू होना है और सर्दी जाते ही ख़त्म हो जाना है। जबकि दुनिया में वियतनाम की मछली पंगेशियस है, वो पाकिस्तान में सारा साल चलती है, बोनलेस है, इसके फिले पूरा साल चलते हैं। मेरे ख्याल में हमारे बंगाली भाई भी बहुत खाते हैं जी, सारा साल खाते हैं। बंगाली वो लोग तो मछली का बच्चा भी नहीं छोड़ते, वो छोटा छोटा बच्चा खाते हैं और खाने के बाद मुंह से कांटे निकाल देते हैं, कांटे पिक नहीं करते सो वो। इसका कोई ये मिथ्स है कि सर्दी में खानी चाहिए गर्मी में नहीं खानी चाहिए, क्या इसके पीछे मेंटालिटी क्या है? कोई मेंटालिटी नहीं है, बस हमारे लोग कहते हैं ये मछली गर्म होती है, इसको सर्दियों में खाना चाहिए। मछली गर्म नहीं है, हम मसाले लगा के उसको गर्म करते हैं। मछली मसालों से गर्म होती है, वैसे वो गर्म नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि जी मछली खानी सर्दियों में है, गर्मियों में अभी तक रवाज नहीं हुआ। मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो जी मैं, क्योंकि अकाउंट्स की मेरी जॉब थी, मैं फिशरीज डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया था 86 में एज बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये मेरा फील्ड तो नहीं है, ये तो जूलॉजिस्ट लोगों का फील्ड है। तो मैंने जब ये प्लान किया कि मैंने हैचरी बनानी है, तो मैंने जो महकमे के 2 बेहतरीन एक्सपर्ट थे उस ज़माने के, डेडिकेटेड वर्कर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे अख्तर हुसैन जाफरी और दूसरे थे नूर इलाही, उन दोनों से मैंने डिस्कस किया और उन दोनों से मिल के मैंने ये काम स्टार्ट किया। अगर मैं अकेला करता तो फेलियर था। मतलब कंसर्न जो बंदे हैं जिनका काम ब्रीडिंग करवाना है, मछली को देखना है, जो इस फील्ड को समझते हैं, तो उनको साथ लगाने से ये मैं कामयाब हुआ। वरना हर बंदे ने ये हैचरी बनाई हुई है लेकिन उनकी रेपो अच्छी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते कुछ हैं और देते कुछ हैं। फिर हर हैचरी पे तकरीबन तिलैपिया का, वाइल्ड तिलैपिया का बच्चा मौजूद है।
वो जब भी सीड सेल करते हैं वाइल्ड तिलापिया का सीड भी साथ चला जाता है। मेरे साथ क्योंकि ये बैंक में के बंदे दो थे, इन्होंने कहा जी प्योर काम करना है, कोई सीड तिलापिया का नहीं जाएगा किसी को। अव्वल तो तिलापिया हमारे पास सीड होता ही नहीं था वाइल्ड, अगर आ भी जाए तो हमने उसको सॉर्टिंग में अलग करना है, फिर किसी फार्मर को देना है बच्चा। तो मेरी कामयाबी की वजह ये कह लें कि टेक्निकल लोग मेरे साथ दो थे, अदरवाइज अगर मैं उनके बगैर होता तो मैं कामयाब ना होता। सब्जियाँ ख़राब हो जाती कोई अरा ही रखो ना जी। हाँ, एक बाबा था, यकीन करें इतनी सब्जी यहाँ से होती थी कि एक मदरसा था, हाँ। वहाँ बोरियों में दे के आता था मैं, गोभी, शलजम, पालक। वो बाबा भी जरा मर गया। ये बायोगैस के ये- बारे में कुछ बताएं ना। ये बायोगैस है जी। ये डॉक्टर साहब इसकी इनलेट, यहाँ से डेली 2 व्हील बैरो गोबर डालेंगे। ठीक है, ये 16 डाई का एक सर्कुलर टैंक है। बिल्कुल सही, उसकी- डोम शेप्ड है। हाँ जी, 7 फुट उसकी डेप्थ, अच्छा, नीचे वो राउंड है, सही है, वहाँ से फिर डूम बनाया ऊपर, सही है। और नीचे फर्मेंटेशन होगी गोबर की, गैस जो है इस डूम में जमा होगी, डूम से फिर अगर किचन में जा रही है, इधर सर्वेंट क्वार्टर में जा रही है। 2 घर चल रहे हैं एक ये साथ। कब से बनाया था, कितना ये अर्सा हो गया? तकरीबन 7 साल हो गए हैं। और अभी तक वैसे ही वर्किंग है? रोजाना गोबर डालना है, रोजाना गैस करनी है। क्या बुनियादी वर्किंग लोग बनाते हैं, तबाह हो जाता है, इन्वेस्टमेंट तबाह, बंद पड़े हैं, आपकी क्या ट्रिक क्या है कि अभी तक चल रहा है? पहले कुछ सिस्टम और था, लोहे के ड्रमों में बनता था ये, ठीक है, फ्लोटिंग जो था। फ्लोटिंग था, वो ऊपर जा रहे हैं, गैस बन रही है। अब ये नया मॉडल आया था जो नेट पे देख के हमने खुद ही बनाया इसको, तो ये कामयाब है। और दूसरा, नागा नहीं करना आपने ना गोबर डालने का। ठीक है, अगर आपने नागा कर दिया तो फिर खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा इसको फिल करेंगे गोबर स्लरी निकाल कहाँ के। से निकालते हैं? इधर से डाला, हाँ, ये इनलेट, यहाँ गैस बनी, गैस के ही प्रेशर से ये स्लरी इधर आ गई। ये आपने फिर आगे इंटीग्रेट किया है? ये कहाँ पहले जाता है? हम लेबर उठाती थी, निकालती थी, हम्म, हमने पाइप डाला है, सही है, बाहर एक होज बनाया है, उसमें जा सही। रही है, वहां से सीधा फार्म फिश फार्म में। विदाउट एनी लेबर। वेरी गुड। पंप लगाया है? ना ना, ग्रेविटेशनल फ्लो से, हम तो फिर कॉस्टली हो जाएगी ना चीज, क्या सब बात। ग्रेविटेशनल फ्लो है। हमने यही देखे ज्यादातर जो लेबर के मसले होते हैं वो उस डाइल्यूशन को नहीं समझते, जैसे अपने का रूटीन को नहीं समझते। एक बंदे को लगाया 4 हुआ है, दिन बाद चौक हो जाता है। परमानेंट एक बंदे को लगाया हुआ है कि तुमने ये काम करना है सुबह। जो हमारे भैंसों को देखता है उसी की ये ड्यूटी है कि वो रोजाना सुबह गोबर डालेगा। ये पाइप है जी, उसकी जो स्लरी है डायरेक्ट इस तालाब में आ रही है उस पाइप के जरिए, बिल्कुल। विदाउट एनी लेबर, विदाउट एनी एनर्जी। तो आपके किचन के वो खर्चे वो सारा कुछ इसी से पूरे हो रहे हैं? किचन का चल रहा है जी गैस। इसमें डॉक्टर साहब कोई डीएपी नहीं डालते हम, कोई यूरिया नहीं डालते, इसी की स्लरी से ये फर्टाइल है तालाब, और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है बाकियों से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब कितने एकड़ में है आपका फिश फार्म? 14 एकड़ एरिया है, लेकिन तालाब जो है वो तकरीबन 7.5 एकड़ में है, वाटर सरफेस एरिया जो होता है। ये जनाब दूध सिर्फ घर के लिए या दूध सिर्फ घर के लिए, कमर्शियल नहीं। इसको कभी कमर्शियल नहीं सोचा है? नहीं, सोचा ही नहीं है और करना भी नहीं है। सही है, हेक्टिक है ना, कितना काम करते जाएंगे आप, सही बात, कोई टाइम भी होना चाहिए बंदे के पास। सही बात, ये तो है। मतलब फिक्र ही है ना, फिर एक और डालने फिक्र। फिर। जगह की कमी की वो एक स्कूल ला रहे हैं हम जी, हाँ जी, फ्री स्कूल है लोकल बच्चों के लिए। बेहतरीन। अच्छा, मैंने तो कहा ये आपकी रिहाइश है। ऊपर रिहाइश है, हाँ, नीचे स्कूल है। बिल्कुल सही। और जगह की कमी है हमारे पास, तो इसलिए हमने मस्जिद अब इधर बना दी।
आला आला